नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो कि अभी जारी है, तो 2 दिसंबर तक एग्जाम हो चुका है। 2 दिसंबर का सभी शिफ्ट का इस वीडियो में प्रश्न देखेंगे और सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा जो कि एग्जाम होने वाला है, जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है, उन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए वीडियो तैयार किया गया है, ठीक है। खास करके इसमें सबसे ज़्यादा समझिए कि 80% आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये इसी आपके लिए मतलब कि जो एग्जाम देने वाले हैं उसी के लिए खास करके ये वीडियो तैयार किया जाता है और आपके लिए बनाया जाता है, ठीक है, ताकि एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से लड़े। आप देख सकते हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं, आप जितने भी वीडियो एनालिसिस वाला डाला है आप शुरू से देख लीजिएगा, जहाँ जो जो प्रश्न आपको बताएं, और बाकी जो एनालिसिस आप देखते होंगे जाकर देख लीजिएगा, हर वीडियो से प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जिनका भी एग्जाम बाकी है, सभी चीज़ आप एक एक पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, यहाँ से आपको गारंटी के साथ प्रश्न देखने को मिलेगा। हर वीडियो से प्रश्न मेरा आ रहा है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थर्ड शिफ्ट में पहले देखते हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे। तो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, देखिए पहला प्रश्न क्या है कि वयस्कों में वृद्धि हार्मोन की अधिक मात्रा से कौन सी बीमारी होती है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था एक्रोमेगाली, है ना। तो एक्रोमेगाली करेक्ट आंसर हो गया। ये वृद्धि हार्मोन से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो एक्रोमेगाली करेक्ट आंसर हो गया, है ना। यह एक विकार है जो वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्तर के कारण, जो आमतौर पर व्यक्ति की पिट्यूटरी ग्रंथि में ट्यूमर के कारण होता है। इससे हड्डियों, खासकर चेहरे, हाथों और पैरों की हड्डियों में अपरिवर्तनीय वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डिटेल यहाँ पर शुरू होता है। देखिए वृद्धि हार्मोन मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि क्या है, एक पीयूष ग्रंथि है ना, इसे पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है और इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। तो ये भी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या तो पीयूष ग्रंथि कहा जाता है ना। इससे स्त्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है मालूम, वो करता है हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी ग्रंथि है जो बच्चों में शारीरिक वृद्धि और वयस्कों में मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में जैसे विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। उत्पादन इसका कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन बनाती है, जिससे हाइपोथैलेमस से निकलने वाले संकेतों के अनुसार जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। अब वृद्धि हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है ना। इसका कार्य का, ये बच्चों में ऊंचाई और हड्डियों की लंबाई बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपका वृद्धि हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। और जबकि वयस्कों में वसा और मांसपेशियों के द्रव्यमान को बनाए रखने में मदद करता है। आप देखिए हार्मोन से लगातार प्रश्न पूछा जाएगा आपसे आने वाले शिफ्ट में, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इसलिए जो हार्मोन है, ठीक है, इससे टॉप 20 प्रश्न इसमें हम आपको ऐड कर देंगे, आपके लिए जिनका एग्जाम बाकी है उनके लिए, ठीक है। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा और इसलिए ध्यान रखना है, जिनका एग्जाम बाकी है यहाँ से आपको खास करके ग्रुप डी वाला एग्जाम के लिए आपको इसमें तैयार किया गया है। इंसुलिन के अभाव से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। हार्मोन और उससे संबंधित आपको टॉप 20 प्रश्न यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि ये आपकी क्या एग्जाम में पूछा नहीं है, ये क्या पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये जो पूछा गया था ये, और उससे रिलेटेड आपको हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं। तो इंसुलिन के अभाव से कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर क्या लगाना है, डायबिटीज रोग होता है ना, मधुमेह जो रोग होता है इंसुलिन के कमी से होता है ना। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। और इंसुलिन जो क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था, बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर पूछा जाए आपसे क्या, थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो थायराइड हार्मोन से कौन सा हो जाएगा बीमारी, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैक्सीडेमा। कौन सा होगा, मैक्सीडेमा। थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, मैक्सीडेमा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो होगा क्रेटिनिज्म, है ना। कौन सा, क्रेटिनिज्म हो जाएगा, बच्चों में होगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो गोइटर या तो गलगंड रोग होता है आयोडीन की कमी से, जो कि गले में हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है, और ये थायराइड ग्रंथि में भी सूजन आ जाती है, ठीक है। ये गलगंड आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रोथ हार्मोन जो कि ना वृद्धि हार्मोन है, की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए वही लिस्ट से, इसी लिस्ट से देखिए आपसे आज का एग्जाम आया था प्रश्न कि वृद्धि हार्मोन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, तो एक्रोमेगली करेक्ट आंसर आपका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन की कमी से, है ना। देखिए अधिकता से तो पूछा है, तो कमी से क्या होगा, ड्वार्फिज्म होगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कतई जहर प्रश्न है, यही सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे वृद्धि हार्मोन की अधिकता से क्या हुआ, देखिए अधिकता से हुआ एक्रोमेगली, और कमी पूछेगा, कमी से क्या होगा, तो वृद्धि हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो ड्वार्फिज्म होगा, याद रखना है, ठीक है। ड्वार्फिज्म करेक्ट आंसर यहाँ। नेक्स्ट क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ये एडिशन रोग होता है ना। एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन की बीमारी से, कमी से कौन सा रोग होता है, तो एडिशन रोग होता है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा, तो ये कुशिंग सिंड्रोम होगा। कुशिंग सिंड्रोम करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से किस बीमारी, कौन सी बीमारी होती है, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से, तो अधिकता से क्या होगा, हाइपर थायराइडिज्म होगा ना, हाइपर थायराइडिज्म करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता से कौन सी बीमारी समस्या होगी, तो ये दूध का उत्पादन होता है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता से दूध का अधिक उत्पादन होता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी से पुरुषों में क्या समस्या हो सकती है, तो ये बांझपन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन की कमी से। फिर क्या है, एस्ट्रोजन की कमी से महिलाओं में किस समस्या से होता है, क्या हो सकती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस करेक्ट आंसर होगा, है ना। एस्ट्रोजन की कमी से महिलाओं में कौन सी समस्या होती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस करेक्ट आंसर है। मेलाटोनिन हार्मोन किस समस्या से जुड़ा हुआ है, तो मेलाटोनिन, है ना, मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो स्लीप डिसऑर्डर से ना, स्लीप डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या, पैराथायराइड हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो पैराथायराइड के हार्मोन की कमी से टिटनी रोग होता है, क्या, टिटनी रोग होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये प्रसव एवं दुग्ध उत्पाद से संबंधित है, ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकागोन हार्मोन की अधिकता से किस समस्या से जुड़ी है, ग्लूकागोन हार्मोन की अधिकता से, तो क्या होगा, रक्त ग्लूकोज का बढ़ना, है ना, रक्त ग्लूकोज का बढ़ना। नेक्स्ट क्या, एड्रेनल हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, तो इसमें हृदय गति बढ़ जाता है, एड्रेनल हार्मोन की अधिकता से, है ना। फिर क्या है, रेनिन हार्मोन किस बीमारी से जुड़ा हुआ है, तो रेनिन हार्मोन उच्च रक्तचाप हो जाएगा ना, हाई ब्लड प्रेशर। फिर क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच की कमी से कौन सा रोग होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा ना, इंसिपिड्स हो जाएगा, तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या प्रभावित होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन से प्रतिरक्षा तंत्र भी प्रभावित होता है। थाइमोसिन, यह क्या, थाइमोसिन हार्मोन है, तो थाइमोसिन हार्मोन की कमी से क्या प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि जो है डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है, तो इसका पहुंचने तक कैसे पहुंचता है, देखिए स्टेथोस्कोपी में रोगी के दिल की धड़कन की आवाज ध्वनि के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो जो भी लगाए होंगे ध्वनि के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर, करेक्ट आंसर आपका हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या, कि जब डॉक्टर छाती के टुकड़े यानी चेस्ट पीस को शरीर पर रखता है, जो दिल की धड़कन में उत्पन्न होने वाले कंपन और ध्वनि तरंगों को पकड़ता है, फिर ये ध्वनि तरंगें खोखली नली के अंदर एक दूसरे से टकराती हुई कई बार परावर्तित होकर डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, जहां ईयर पीस के माध्यम से इसे सुना जा सकता है, ठीक है। अब विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी से टॉप 20 प्रश्न यहाँ पर ऐड कर दिए हैं आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। आने वाले आपको जो एग्जाम होने वाला है शिफ्ट में, देखिए इसरो ने 2023 में भेजे गए चंद्र मिशन का नाम क्या था, चंद्रयान 3 था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब प्रश्न याद रखना है। चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च किया गया था, तो 2023 को लॉन्च हुआ था। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया था, कब, 23 अगस्त 2023 को ये सफलतापूर्वक ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंड कर गया था ना। और इसरो का जो ये 23 अगस्त को लैंड किया था, यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्या, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा किया गया, 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे इसरो का जो है चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, तो 2008 में लॉन्च हुआ था, और चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। ये सब कहाँ से लॉन्च हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, याद रखना सभी, है ना। चंद्रयान तीनों जो है और मंगलयान भी वहीं से लॉन्च हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्या, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। नैनो टेक्नोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से, तो परमाणविक और अति सूक्ष्म से संबंधित है। नैनो टेक्नोलॉजी का संबंध परमाणविक और अति सूक्ष्म कणों से संबंधित है। 5G तकनीक में जी का अर्थ क्या होता है, तो जनरेशन होता है ना, 5वीं पीढ़ी, है ना, तो ये ध्यान रखना है। ब्लूटूथ तकनीक किस तरंग पर आधारित है, तो ये रेडियो तरंग पर आधारित है। जीपीएस का फुल फॉर्म पूछे, क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग, ठीक है, ध्यान रखना, पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या, भारत में 3D प्रिंटेड घर बनाने की तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, है ना, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करेक्ट आंसर है। फिर क्या, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक के जनक कौन है, तो सर एलेक जेफरिस, कौन है, सर एलेक जेफरिस, याद रखना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक से जनक कौन है, तो डीएनए का है एलेक जेफरिस, है ना। डीएनए आरएनए से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जो है परम किस देश द्वारा विकसित किया गया, तो अपने भारत द्वारा विकसित किया गया है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है, तो नाभिकीय विखंडन द्वारा होता है परमाणु ऊर्जा का। यही पूछेगा, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्वांटम बिट्स और सुपर पोजिशन पर आधारित है। और रही बात क्या, एक क्वांटम सिद्धांत होता है, किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, तो गगनयान है, ठीक है। और याद रखना कुछ चीजें यहाँ पर आपको बताते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन, जैसे कि भारत का जो
मिशन है ना, जैसे कि मलेरिया समाप्त करने का भारत का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक है, ठीक है। और अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य भारत का कब तक है, 2035 तक है। और अंतरिक्ष में मानव भेजने का भारत का लक्ष्य कब तक है, 2040 तक है। विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है, 2047 तक है, ठीक है। और शुद्ध शून्य उत्सर्जन भारत का लक्ष्य कब तक है, 2070 तक है, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। रडार किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है रडार, ठीक है। रडार और क्या होता है, सोनार। सोनार क्या होता है, समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। रडार जो है ऊपर है ना, समुद्र के ऊपर, मतलब कि वायुयान हो गया, जेट विमानों को पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, राकेश शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पूछा जाएगा जो कि अभी हाल ही में दूसरा अंतरिक्ष यात्री गया भारत का, वो कौन है, तो एक्जियोम 4 किस मिशन से गया था, एक्जियोम 4 के मिशन से गया था, ठीक है। और कौन गया था इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताना है कि एक्जियम 4 मिशन के तहत अभी दूसरा अंतरिक्ष यात्री कौन गया है। करंट अफेयर के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, आप लोग कमेंट करके इसका बताना है आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या, ऑटोनोमस वाहन किस तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो ऑटोनोमस वाहन जो है ये किसका प्रयोग करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर है ना, जैसे लीडार, रडार, कैमरा इत्यादि का प्रयोग करता है। ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है, तो सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल का ही इस्तेमाल किया गया था अभी पाकिस्तान के साथ, जो अभी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए या तो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए, उसके अभी पहलगांव हमला के विरुद्ध जो है ब्रह्मोस मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया था भारत के द्वारा, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग यानी कि IoT का मतलब क्या है, इंटरनेट से जुड़े उपकरणों का नेटवर्क। चैट जीपीटी किस तकनीक पर आधारित है, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI पर आधारित है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है AI। AI की फुल फॉर्म क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI का जनक पूछेगा तो आंसर क्या लगाना है, जॉन मैकार्थी है ना। AI का जनक कौन है, जॉन मैकार्थी, याद रखना है, ठीक है। चलिए DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यहीं पर क्या होता है, RNA भी होता है ना। क्या होता है, RNA का फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। और DNA का क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अच्छा, DNA से RNA का निर्माण वो क्या कहलाता है मालूम, प्रतिलेखन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन में प्रयोग होने वाले मुख्य बैटरी कौन सी है, तो लिथियम आयन बैटरी होता है। इलेक्ट्रिक वाहन में जो है प्रयोग होने वाले मुख्य बैटरी कौन है, लिथियम आयन बैटरी होता है, ठीक है। ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है। आपसे फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के आपके थर्ड शिफ्ट में, क्या कि जब आप किसी निकट के वस्तु को देखते हैं तो आपकी आंख का लेंस मोटा हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और रेटिना पर एक स्पष्ट छवि बनता है। तो देखिए ये क्या है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। और जब आप पास की वस्तुओं को देखते हैं तो आपकी आंखों की सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस मोटा और अधिक घुमावदार हो जाता है। इस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है, ठीक है। तो प्रक्रिया अगर पूछा होगा तो समायोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछा होगा कि क्या हो जाता है, तो क्या होता है, सिलियरी का मांसपेशी सिकुड़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस क्या होता है, मोटा और घुमावदार हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा इस तरह से आंसर आप लगा सकते हैं। लेंस के मोटा होने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और जो पास की वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करती है, जिससे एक स्पष्ट छवि बनाती है, ठीक है। यहाँ पर निकट की वस्तुओं के लिए सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस को मोटा करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मोटा लेंस क्या, कम फोकस दूरी और प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ता है। परिणाम क्या होता है, रेटिना पर स्पष्ट छवि बनता है। अब लेंस से प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। देखिए पिछले वीडियो में भी आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताए थे लेंस से, और वहां से प्रश्न पूछा गया है। अभी फिर हम आपको लेंस से संबंधित कुछ टॉप जो 20 प्रश्न आपको हम बता देते हैं। देखिए लेंस के बारे में क्या क्या आपको ये सब ध्यान रखना है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे दिया तो उसकी अपवर्तन शक्ति क्या होगा, मतलब पावर जो होता है, ये आपसे पूछा जाता है पावर जो शक्ति क्या होगा। तो इसका क्या होता है, देखिए पावर और क्या होता है, फोकस दूरी ऐसे व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको फोकस दूरी दिया है तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/20, ठीक है। और ये एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो शक्ति या तो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये हमेशा मीटर में होता है, ठीक है। तो इसको पहले मीटर में बदल लेते हैं। 20 सेंटीमीटर है तो इसको 100 से भागा देंगे तो क्या होगा, 20 पंचे 100 यानी कि 0.2 होगा, है ना। 0.2 होगा तो 1/0.2 करिएगा तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद 1/0.2 थे, पॉइंट यहाँ पर उड़ाएंगे, ये अगर 10 आएगा तो 2 से 1 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 डायोप्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अवतल लेंस द्वारा बनी छवि का स्वरूप क्या होता है, तो अवतल लेंस द्वारा बनी छवि का स्वरूप ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना है आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, अवतल लेंस द्वारा आभासी और सीधा होता है। ये आपको शायद सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। फिर क्या है, जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाए तो छवि कहाँ होती है, जब उत्तल लेंस के फोकस पर रखेंगे तो छवि अनंत पर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो वक्रता केंद्र घटाते हैं। देखिए फोकस दूरी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, फोकस दूरी बढ़ाना है तो वक्रता घटाते हैं, करेक्ट आंसर होगा।
फिर क्या, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, उत्तल लेंस में क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। किसी लेंस की शक्ति एसआई इकाई क्या होता है, शक्ति का एसआई क्या है, डायोप्टर होता है ना, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस सूत्र में आपको याद रखना है, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये वाला है ना, 1/f बराबर क्या था, 1/v और -1/u होता है। ये फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ये लेंस में होता है, ठीक है। हमको आपको याद भी करवा दिया आसानी से, लेंस में माइनस और दर्पण में क्या प्लस, दर्पण प्लस लेंस माइनस, है ना, नाम से याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में सभी चीजें क्या है, किस स्थिति में उत्तल लेंस द्वारा बनी छवि वस्तु से बड़ी और वास्तविक होगा। तो ये क्या, जब वस्तु f और 2f के बीच रखेंगे तो क्या होगा, वस्तु से बड़ी और वास्तविक होगी, ठीक है, प्रतिबिंब इसका। नेक्स्ट क्या, सूर्य के किरणों को किसी बिंदु पर केंद्रित करने में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है ना, तो किसी बिंदु को सूर्य की किरणों से जो प्रकाश आती है उसको केंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला याद रखना है, दोनों चीजें होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या तो प्रतिबिंब का क्या होता है, प्रतिबिंब का दूरी बटे में वस्तु की दूरी होता है, ठीक है। चलिए आवर्धन के सूत्र का ये सब क्या होता है, एम मैग्निफिकेशन हो गया, एच आई बोलेंगे क्या, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, एच ओ क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, मानव नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस किस प्रकार का होता है, तो ये उत्तल होता है, मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। मोटा लेंस किसे कहते हैं, तो मोटा लेंस हो जाएगा क्या, जिसकी मोटाई अधिक हो, है ना, आंसर सी हो जाएगा। क्या प्रधान अक्ष क्या होता है, तो प्रधान अक्ष क्या, ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाला, ये क्या होता है, गुजरने वाली रेखा जो है प्रधान अक्ष कहलाता है। फिर आगे देखते क्या, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो किसी वस्तु को कहाँ रखें कि छवि 2f पर बनेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 2f पर बनेगी, यानी कि कहाँ रखना पड़ेगा, तो किसी उत्तल लेंस की वस्तु की दूरी फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वस्तु को कहाँ रखें, छवि 2f पर बनेगा तो 2f पर रखा जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अवतल लेंस से किस दोष को ठीक किया जाता है, तो अवतल लेंस बताए थे आपको, अवतल यानी कि देखिए दो दो होता है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो दूर वाला 2 लीटर है, 2 लीटर वाले पर 3 लीटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, और निकट दृष्टि पर 3 लीटर का है तो उसको 4 लीटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, अवतल, यानी कि अवतल किस में हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस से गुजरते समय प्रकाश की गति किस कारण घटती है, तो ये अपवर्तनांक के कारण घटती है ना, यानी कि क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तनांक जिसमें जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका गति उसमें उतना कम होगा, ठीक है, एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। सबसे अधिक अपवर्तन किस माध्यम में होगा, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार से सबसे अधिक अपवर्तन जो होता है किस में हो जाएगा, किसका है ये, किस माध्यम में, तो कांच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि लेंस की शक्ति +2d है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो उसका फोकस दूरी हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फोकस दूरी बराबर क्या बताए थे, एफ बराबर क्या होता है, 1/f होता है, आपको फोकस दूरी निकालना है तो फोकस इधर कर दीजिए और पी इधर कर दीजिए, यानी कि फोकस बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, तो 1/p यानी कि 1/p शक्ति कितने जाएगा 2, तो 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। उत्तल लेंस को और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है, तो उसकी वक्रता बढ़ाकर, है ना, उत्तल लेंस को और शक्तिशाली कैसे बनाएंगे, तो उसका वक्रता बढ़ाकर बनाया जा सकता है। कैमरे में प्रयोग होने वाला लेंस कौन सा है, तो उसमें उत्तल लेंस कैमरे में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज क्या, कि रोस्टिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन अयस्कों के लिए की जाती है, रोस्टिंग की प्रक्रिया जो है ये कहाँ किया जाता है, देखिए रोस्टिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है, किसके लिए, सल्फाइड अयस्क जो भी लगाए होंगे यही करेक्ट आंसर हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ था सल्फाइड अयस्क, तो सल्फाइड अयस्क करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि रोस्टिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए की जाती है ताकि उन्हें उनके संगत धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सके। यह प्रक्रिया अयस्क को हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करके की जाती है, जिससे सल्फाइड की अशुद्धियां सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसीय अशुद्धियों रूप से निकल जाती है। सल्फाइड अयस्कों का ऑक्सीकरण, इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क को हवा में गर्म करने से वह ऑक्साइड में बदल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में बदला जाता है। उदाहरण क्या है, रोस्टिंग का उपयोग जो है गेलेना यानी कि पीबीएस और आयरन पायराइट्स और कॉपर ग्लांस जैसे सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो यह धातु निष्कर्षण का एक महत्वपूर्ण चरण है जो धातु के अशुद्ध ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसका बाद में और अपचयन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, हाल ही में निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए VED यानी कि वेरीफाइड डिजिटल, है ना, ये UPI हैंडल किसने पेश किया है, तो वेरीफाइड डिजिटल जो है UPI किसने पेश किया है,
तो ये सेबी ने किया, किसने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किया है ना, भारत का शेयर बाजार के नियामक जो होता है सेबी ने किया था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी लगाए होंगे सेबी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना आपको, सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांत पांडे है। ये किसकी जगह लिए, तो माधवी पुरी बुच की जगह लिए है ना। तो पहली महिला अध्यक्ष थी सेबी का कौन, माधवी पुरी बुच, अभी वर्तमान में कौन हो गया, तो ये हो गया तुहिन कांत पांडे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक है। ये भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा गया ना, कई बार हम एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार आपको बता चुके हैं, सभी वीडियो जाकर देखिए आपको मिल जाएगा कौन सा सरल उत्तक है, कौन जटिल उत्तक है, हम सब आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इसमें सरल उत्तक देखिए आपको बताए थे कि उत्तक मुख्य रूप से 5 प्रकार के होता है, जो पादप उत्तक है जैसे जाइलम फ्लोएम हो गया, उसके बाद ये क्या जटिल उत्तक है, और प्रेंकामा कोलेंकामा और स्क्लेरेंकामा ये क्या सरल उत्तक है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था पेरेंकामा आपको ऑप्शन में मिला था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पेरेंकामा हो गया, ठीक है। देखिए पेरेंकामा कोलेंकामा और स्क्लेरेंकामा ये सरल उत्तक हैं। ये सभी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जो पौधों को यांत्रिक सहारा, लचीलापन और प्रकाश संश्लेषण और भंडारण जैसे कार्यों में इसका मदद करता है, ठीक है। आपको यहाँ पर तीनों के बारे में डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना आपको, है ना। जिनका एग्जाम बाकी ये सब रट लीजिएगा क्या क्या है। देखिए प्रेंकामा ये क्या करता है, पौधों में पाए जाने वाला सबसे आम सरल अस्थायी उत्तक है। यह प्रकाश संश्लेषण, भंडारण, स्त्राव जैसे कार्य करता है। तो मेन चीजें यही पूछा जाएगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण और भंडारण में जो उत्तक सहायक है वो कौन सा है, प्रेंकामा, ठीक है। ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रेंकामा, प्रकाश संश्लेषण प्रेंकामा, ठीक है। और ये क्या, कोलेंकामा की बात करेंगे तो यह एक जीवित उत्तक है जो पौधों के बढ़ते सहारों भागों को सहारा देता है और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यानी कि देखिए होता क्या है, पौधों में पूछेगा ना कि लचीलापन कौन प्रदान करता है, पौधों में लचीलापन ये कोलेंकाइमा प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट पौधों में लचीलापन कौन सा उत्तक प्रदान करता है, तो कोलेंकाइमा करेक्ट आंसर लगाना है, ठीक है। यानी कि लचीलापन कोलेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण प्रेंकाइमा, और स्क्लेरेंकाइमा क्या, यह उत्तक पौधों को यांत्रिक सहायता और शक्ति प्रदान करता है और बीज और मेवों के आवरण जैसे सुरक्षात्मक आवरण ये बनाता है, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना आपको, कैसे याद रखना है, देखिए स्क्लेरेंकाइमा क्या है, पौधों में कठोरता और मजबूती कौन प्रदान करता है, स्क्लेरेंकाइमा उत्पन्न प्रदान करता है, ठीक है, कठोरता और मजबूती। जैसे कि ये बोला ना कि बीज और मेवों के आवरण सुरक्षात्मक कवर आवरण बनाता है। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि नारियल के शिक्षा, नारियल का जो छिलका है किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का बना होता है, ठीक है। और पूछा जाएगा इनमें से किस में केवल मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो स्क्लेरेंकाइमा में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। एक बार फिर समझिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए प्रकाश संश्लेषण में प्रेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा, और पौधों में मजबूती और कठोरता कौन प्रदान करता है, स्क्लेरेंकाइमा प्रदान करता है। ये तीनों क्या है, सरल उत्तक हो गया। और जाइलम और फ्लोएम क्या है, वो जटिल उत्तक है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी यहाँ पर आपको हम बताते हैं। देखिए जटिल उत्तक के मुख्य 2 उदाहरण कौन है, जाइलम और फ्लोएम है। ये दोनों उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और पादपों के पदार्थों के परिवहन का कार्य करते हैं। जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। देखिए आपको एक चीज बताते हैं, कई एग्जाम का एनालिसिस करवा चुके हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर हम बता देते हैं कि ये सब प्रश्न इस टॉपिक से प्रश्न इस टाइप के प्रश्न आए हैं, और निश्चित रूप से हर वीडियो से सॉल्यूशन जाकर देख लीजिएगा, खुद आप चेक कर सकते हैं वीडियो में जाकर के ना। और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, अभी इसका भी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। अब देख लीजिएगा, जो भी पीडीएफ आज का सेव कर लीजिए, ठीक है। और देखिएगा आने वाले एग्जाम में गारंटी के साथ आपसे पूछा जाएगा, खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब एग्जाम होगा क्वेश्चन आएगा तो आप पीडीएफ एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अनुभव के अनुसार से हम बता देते हैं, कई एग्जाम का रेलवे एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, चाहे बिहार का एग्जाम का हो गया, सभी का एनालिसिस हम करवा चुके हैं कई बार, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताते हैं। जाइलम क्या करता है, यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जाइलम, ठीक है। क्या होता है, पूछे कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जाइलम, तो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, पौधों में जो कि मिट्टी से है ना, जल का परिवहन पौधों के अन्य अंगों में कौन करता है, तो जल का परिवहन जाइलम करता है। भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। ये दोनों क्या जटिल उत्तक है। तो फ्लोएम भी क्या 4 प्रकार की कोशिकाओं से बनाता है, चालिनी नलिका, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम फ्लोएम पेरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर। तो इसमें से पूछ लिया जाएगा, आपको क्वेश्चन हार्ड करेगा ना तो पूछेगा क्या फ्लोएम का इसमें से कौन सा भाग नहीं है, तो याद रखना चालिनी नलिका है, सहचर कोशिकाएं इसका भाग है, और फ्लोएम तो नाम से याद रहेगा, है ना, फ्लोएम पेरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर, है ना। तो ये नाम से याद रहेगा, बस 2 ही याद रखना आपको, ठीक है। जैसे कि इसमें भी क्या था, देखिए जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम फाइबर, ये दोनों में सेम चीज है ना। जैसे कि जाइलम, यहाँ पर जाइलम हो जाता है, पेरेंकाइमा और फाइबर ये दोनों है। तो बस इसमें क्या है, वाहिकाएं याद रखना है, वाहिनिकाएं जाइलम में, और फ्लोएम में क्या याद रखना है आपको, फ्लोएम में याद रखना चालिनी नलिका और सहचर कोशिकाएं, ये फ्लोएम का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, मधुमक्खी पालन किससे प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो मधुमक्खी पालन से क्या होता है, शहद प्राप्त करते हैं ना,
शहद प्राप्त किया जाता है, शहद और मोम प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन में शहद था तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, शहद हो गया। प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें पराग, रॉयल जेली, प्रोपोलिस और मधुमक्खी का विष जैसे अन्य मूल्यवान उत्पाद भी प्राप्त करते हैं, और यह परागन में सहायता करके फसलों के उत्पादन को बढ़ा पाता है। ठीक है, और जो पूछे अगर मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एचआईवी संक्रमण किस स्थिति में सबसे अधिक खतरनाक और फैलने की संभावना होता है, तो आपके ऑप्शन में एक दिया हुआ था कि जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाता है तो एचआईवी संक्रमण उसमें फैलता है, तो करेक्ट आंसर आपका यही हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है एचआईवी एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, तो एड्स की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन आया था क्या, जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस गति को क्या कहा जाता है। देखिए समान चाल, वृत्ताकार यानी कि क्या हुआ, एक समान वृत्तीय गति है ना, तो ये सेंस क्या हुआ, काफी आसान था, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न आपको साइंस से और करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, और साइंस का बहुत प्रश्न जो कि इजी पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस गति को क्या, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इस गति में वस्तु की चाल स्थिर रहती है लेकिन वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। ये भी क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा गया था। पिछले शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि किसका, जैसे कि एक समान गति में क्या नहीं होगा, तो क्या गति बदलता रहेगा क्या, तो वो वाला आंसर हुआ था गति बदलता रहेगा, ये गलत है ना। तो इस तरह से प्रश्न सेम इसी टाइप को पूछा गया था, जिसके कारण बहुत यहाँ पर क्या हुआ, त्वरित रहती है। नेक्स्ट क्या है, चाल है ना, अस्थिर रहती है, इसमें वेलोसिटी क्या लगातार बदलता रहता है, और क्योंकि इसकी दिशा लगातार बदल रही है। त्वरण की बात करेंगे, एक्सेलरेशन, वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, और इसकी दिशा हमेशा वृत्ताकार केंद्र पथ के केंद्र की ओर रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, अभिकेंद्रीय, तो याद रखना अभिकेंद्रीय जो होता है क्या, अंदर की ओर बल लगता है, और अपकेंद्रीय क्या होता है, बाहर की ओर लगता है। जैसे कि दूध से मक्खन का निकालना अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, अगर कोई गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तो उसे तुरंत रोकना है तो किस गाड़ी के ब्रेक तेजी से काम करेगा। आपको इस तरह से ऑप्शन 4 दिया था, है ना, बस, ट्रक, साइकिल, और सभी में समान समय लगेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, द्रव्यमान के अनुसार इसका होता है, जड़त्व के कारण। ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो क्या होगा, वो जल्दी नहीं रुकेगा ना, वो जल्दी काम उस पर नहीं करेगा। जिसका कम द्रव्यमान रहेगा यानी जड़त्व कम रहेगा उसका रुकेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, साइकिल यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। इसका क्या है, अन्य की तुलना में क्या है, इसका द्रव्यमान और जड़त्व क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए साइकिल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जब विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक ही गति से चल रही होती है तो उन्हें रोकने के लिए आवश्यक बल उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा उसे रोकने के लिए उतना ही कम बल या तो दूरी आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी जिसका कम द्रव्यमान होगा, यानी साइकिल का कम था वहां, तो आंसर क्या हुआ, साइकिल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जैसे साइकिल का द्रव्यमान बस और ट्रक की तुलना में क्या कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान जो समान रहता है उसका वेग पहले के वेग से 4 गुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, इसको हम एक बार नहीं बल्कि दो बार आपको हम इसी ग्रुप डी एनालिसिस के दौरान ही बता दिए। आप इस सभी वीडियो जाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बताया था, देखिए कि देखिए गतिज ऊर्जा है और अस्थितिज ऊर्जा है, दोनों से प्रश्न पूछा जाएगा, हम बता दिए थे। और गतिज ऊर्जा में बता दिए थे क्या, इसका सूत्र क्या होता है, हाफ mv² होता है। अब इसमें जो भी पूछे हम आपको उसमें बताए थे क्या कि अगर वेग को दोगुना किया जाता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो देखिए 2 गुना करेगा यानी कि v, 2 गुना करेगा तो v² होगा यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अभी आपसे पूछ लिया क्या, 4 गुना करेगा तो क्या होगा, तो 4 इसमें रख दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा। अगर आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछ जाए कि 3 गुना कर देंगे तो क्या होगा, तो इसका गति ऊर्जा क्या होगा, 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो बस याद रखना कि हाफ mv²। आने वाले शिफ्ट में अगर पूछा जाए कि यही सेम क्वेश्चन रहेगा कि अगर पिंड का द्रव्यमान समान रहता है, उसका वेग पहले से 5 गुना कर दिया जाए तो उसका गति ऊर्जा क्या होगा, तो यहाँ पर वेग 5 गुना हुआ तो यानी कि 5 स्क्वायर कर देंगे यानी कि 25 हो जाएगा ना, कितना 25 गुना आंसर लगाइएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से कुछ चीजें आपको बताते हैं क्या जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर समझाते हैं आपको। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² हो गया। ठीक है, एक होता है अस्थितिज ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, mgh होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर अस्थितिज ऊर्जा में अगर बोल देता यही तो क्या होता है, अगर 4 गुना हुआ तो ये 4 गुना ही बढ़ता। ठीक है, अगर जैसे द्रव्यमान बोलेगा हम 4 गुना कर दिए तो अस्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो वो भी 4 गुना ही हो जाएगा क्योंकि mgh इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखना आपको। अच्छा, गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा क्या बोलेंगे, अस्थितिज ऊर्जा किसको बोलेंगे, तो जो चीजें अस्थिर रहेगी। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि खींचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा होगी, तो खींचा हुआ है अस्थिर है तो उसमें अस्थिर ऊर्जा हो गया। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछा था कि दौड़ता हुआ, जैसे कि चलता हुआ गाड़ी, उसमें कौन होगा, तो गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है,
जो गति में रहेगा गतिज ऊर्जा, जो अस्थिर रहेगा अस्थिर ऊर्जा, है ना। तो सिंपल आप दिमाग लिए कुछ भी पूछेगा देखना है कि जो अस्थिर है तो अस्थिर ऊर्जा लगा देना आंसर, और जो गति में गतिज ऊर्जा। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या इनमें से कौन यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो यांत्रिक ऊर्जा में ऑप्शन में क्या रहेगा, अस्थिति ऊर्जा और क्या रहेगा, अस्थिति ऊर्जा प्लस में यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। ये क्या होता है, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा नहीं मतलब गतिज ऊर्जा। अस्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, किसी विद्युत उपकरण की शक्ति, है ना। तो पावर दे दिया क्या 20 वाट, और उसके बाद क्या वोल्ट कितना दिया है, तो इसमें दिया है वोल्ट आपको 120 दिया है, जो कि वोल्टेज पर काम करता है, और उसमें बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। अब ये प्रश्न क्या है, अगर यहाँ बना लेते हैं तो एग्जाम में आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है ये वाला, है ना। पी बराबर क्या होता है, V इंटू आर होता है, याद रखना है, ठीक है। पी बराबर पावर हो गया, वोल्टेज हो गया और धारा हो गया। अब देखिए यहाँ से कुछ भी पूछेगा, कभी आपको ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, और तीनों में से कुछ भी पूछे आसानी से बना लीजिएगा। अब जैसे आपसे पूछा भी यहाँ क्या धारा, तो धारा पूछा यहाँ पर, तो V को इधर कर दीजिए, यानी कि P/V हो जाएगा, ठीक है। अब P/V देख लीजिए क्या है, तो P इसमें क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है पावर अपना 20 दिया हुआ है, ठीक है। क्या बताए थे आपको, देखिए फॉर्मूला याद रखना है, P/V हो जाएगा I बराबर, ठीक है। तो I आपको निकालना है, विद्युत धारा निकालना है, तो P दिया है 20 और V वोल्टेज कितना है 120 दिया हुआ है। तो बस ये आंसर हो गया आपका 20/20 छक 20 से 1/6 आपका करेक्ट आंसर हो गया ना। इसको कैलकुलेट करिएगा 1/6 को, तो आएगा कितना, तो 0.167 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें है क्या, बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, पावर बराबर क्या होता है वोल्टेज गुना धारा, है ना। ये वाला आपको रट के रखना है, आसानी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस प्रकार के प्रजनन में नर और मादा दोनों युग्मक की आवश्यकता होती है। तो नर और मादा दोनों युग्मक की आवश्यकता होगी किसमें, लैंगिक जनन में होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन, जो भी लगाओगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लैंगिक प्रजनन वह प्रकार है जिसमें नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है, जिसका संलयन होता है और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नामक प्रक्रिया द्वारा एक युग्मज यानी जायकोट बनता है। इसके विपरीत अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर लैंगिक जनन के बारे में अगर पूछे ध्यान रखना है, लैंगिक जनन के कुछ मुख्य बिंदु है, युग्मकों का संलयन यानी कि नर युग्मक जैसे शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का मिलन होता है। निषेचन, नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहा जाता है। और युग्मज का निर्माण जो होता है, ये निषेचन के बाद युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि निषेचन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, ध्यान रखना है, जो विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। आनुवांशिक विविधता यानी इस प्रक्रिया से संतान को माता पिता दोनों से जीन मिलते हैं ना, जिससे आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है और संतान आनुवांशिक रूप से अद्वितीय उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब प्रजनन तंत्र से प्रश्न आपसे लगातार पूछा जा रहा है, तो टॉप 20 प्रश्न है प्रजनन तंत्र से आपको इसमें हम ऐड कर दिए, जो कि आप टेलीग्राम पर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बताते हैं, मानव में निषेचन कहाँ पर होता है, फिलिपियन ट्यूब में होता है। कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया, याद रखना है ना, फिलिपियन ट्यूब में होता है। उसी प्रकार आपको ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है, ठीक है। फिर क्या महिलाओं में अंडोत्सर्जन जो है किस प्रकार के हार्मोन से होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। ये सब आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे इसको पूरा आप देख लीजिएगा, 20 इसमें टॉप प्रजनन तंत्र से इसमें शामिल कर दिए हैं, इसका आप पीडीएफ देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपसे क्या, एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन जनन के बारे में सही नहीं है। तो खंडन जनन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो आपके एक ऑप्शन में दिया हुआ था ये बीजाणु निर्माण एक प्रकार का विखंडन है, ये गलत है ना। तो यही पर आपका आंसर हो गया था, जो भी लगाओगे बीजाणु निर्माण का एक प्रकार का विखंडन है, वही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए बीजाणु निर्माण जो है विखंडन का एक प्रकार नहीं है, बल्कि यह एक अलैंगिक प्रजनन की एक अलग विधि है। विखंडन में एक जीव 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, जबकि बीजाणु निर्माण में एक जनक जीव कई बीजाणुओं को छोड़ता है, जिनमें से प्रत्येक एक नए जीव में विकसित हो जाता है, ठीक है। खंडन की बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन के बारे में यह कथन गलत है कि लैंगिक प्रजनन है, ये है ना। क्या है ये खंडन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें एक जीव के शरीर के टुकड़े टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है। खंडन के बारे में क्या सही क्या गलत है, इसको ध्यान में रखिएगा, तो आपसे क्या होगा, ये काम आएगा आपको, ठीक है। जैसे खंडन जनन में क्या होता है, देखिए गलत कथन ये क्या, एक लैंगिक जनन का है, ये गलत है, ठीक है। सही क्या है इसका, क्या ये अलैंगिक प्रजनन है। फिर क्या है, इसमें जनक जीव के शरीर का एक टुकड़ा हो जाता है, टूट जाता है, ये बात सही है। फिर क्या, प्रत्येक टुकड़ा पूरी तरह से विकसित होकर एक नया जीव बना लेता है, ये भी सही है। फिर क्या है, यह प्रक्रिया स्पंज, शैवाल और कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना एफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला है, आसानी से बन जाएगा। अब जैसे इसमें जो भी बोलेगा इसके अनुसार आंसर लगा देंगे। क्या बोला, देखिए द्रव्यमान को दुगना करता है, यानी कि एम को दुगना करेंगे तो क्या होगा बताइए, बल दुगना होगा कि नहीं। तो यहाँ पर एम को दुगना करेगा तो बल भी दुगना हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर मतलब दोगुना हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो भी लगाएं दोगुना आपका सही है, ठीक है। तो ये बस फॉर्मूला याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, देखिए फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, रेलवे एनटीपीसी में आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया था, याद रखना है। एफ बराबर क्या होता है, जी इंटू M1 इंटू M2, अब बट्टे में क्या होता है डी स्क्वायर होता है, जहाँ एफ क्या बल है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, और क्या M1 M2 क्या दो वस्तुओं के द्रव्यमान हो गया, और डी क्या उनके बीच की दूरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, रेपिडो ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से अपनी सेवाओं से संबंधित नौकरियां प्रदान करने के लिए देश मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किस मंत्रालय के साथ किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या, देखिए रेपिडो ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता किस मंत्रालय के साथ, करेक्ट आंसर क्या हो गया, श्रम और रोजगार मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। और ताकि राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से लॉजिस्टिक क्षेत्र में नौकरियां प्रदान की जा सके। इस समझौते का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में लगभग कितना 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है, और यह श्रम और रोजगार मंत्रालय और रेपिडो के बीच एक साझेदारी है, जिसे नई दिल्ली में अंतिम रूप दिया गया था। कहाँ, नई दिल्ली में अंतिम रूप दिया गया था, आपको ये भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम क्या है। तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का थीम क्या था, तो इसका आंसर क्या है, देखिए 9 दिसंबर को क्या अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया गया था, ठीक है। और 2024-25 का विषय इसका क्या है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के साथ एकजुटता, भविष्य की ईमानदारी को आकार देना। तो जो भी ये लगाए करेक्ट आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता। अब ये सब क्वेश्चन क्या मालूम, रेलवे एनटीपीसी में भी पिछले बार पूछा गया था, मतलब 2025 में पूछा गया था, वहां से भी कई प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए देखिए कोई भी चीजें आप पढ़ते हैं, ये तो कोई भी एग्जाम देते हैं, आपको एक ही चीज लाइन याद रखना है, आपको क्या मालूम, जैसे अभी आप एग्जाम आप ये दे रहे हैं, है ना, क्या ग्रुप डी का, तो आपको जितने भी चीजें आपको बताया जाता है, जो भी आपके सामने मिलता है, बस एक ही चीज याद रखना है कि वो सारी चीजें आपको याद रखना है, कब तक, जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, यानी कि आप ये नहीं समझिए ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन अभी पढ़ लिए, फिर आपको एसएससी का एग्जाम देंगे उसमें नहीं आएगा, एनटीपीसी का देंगे उसमें नहीं आएगा, सब एक ही रहता है, बस याद रखते हैं, आपको काम आता है, ठीक है। इसलिए एक एक चीज जो भी आप सीखते हैं, जो भी यहाँ समझते हैं, आपको हर एग्जाम में काम आएगा। जैसे अभी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सब कोई भी एग्जाम होगा, आपको ये सारे चीजें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी चीजें हैं आप बस अच्छे से याद करिए, सब एक ही रहता है, सब एक ही सिलेबस है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न आपको लड़ जाएगा, गारंटी के साथ लड़ेगा, यही पूछा जाता है, इधर से उधर किया जाता है, ठीक है। आप कोई भी तैयारी एसएससी, रेलवे, चाहे बिहार का कोई एग्जाम हो, है ना, इस टाइप के कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपको कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, तो आप ये सब ध्यान रखना है। सभी चीज़ें आपको बस याद कर लेना है, क्या कि मेरिट लिस्ट में जब तक नाम ना आ जाए तब तक आपको ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। यही चीज़ें आपको एग्जाम में काम आ जाएगा, और एक एक नंबर क्या है महत्व होता है, आपको क्या 0.5 से आदमी क्या होता है मेरिट लिस्ट में छट जाता है। बस मेरिट लिस्ट पर नज़र बनाए रखना है कि ना मेरिट लिस्ट में नाम जब तक ना आ जाए तब तक सारी चीज़ें याद रखना है। जैसे टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता किसमें, तो देखिए टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देगा, देखिए किसमें, देखिए टिंडल प्रभाव जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट विलयन में नहीं दिखाई देगा। देखिए टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है, जो कोलाइड कणों द्वारा प्रदर्शित होता है, किसके द्वारा, तो कोलाइड जो कण होगा ना उसी में टिंडल प्रभाव होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ऑप्शन देखेंगे तो इसमें कोलाइड जो कण है इसमें आपका इमल्सन हो जाएगा, दूध हो जाएगा, और स्टॉर्च हो जाएगा ना, स्टॉर्च सॉल्यूशन ये है, लेकिन ये वाला नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर नहीं है विलयन, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स में समझ लेते हैं फिर से। देखिए टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है जो कोलाइड कणों के द्वारा प्रदर्शित होता है। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव जो है नहीं दिखाते हैं ना, क्योंकि उनके कण प्रकाश को प्रकीर्णन यानी स्कैटर करने के लिए बहुत छोटे होते हैं। इमल्सन दूध है ना, इमल्सन दूध और क्या है स्टॉर्च विलयन सभी कोलाइड विलयन है का उदाहरण है, इसलिए ये टिंडल प्रभाव दिखाता है। कैल्शियम कार्बोनेट विलयन क्या है, यह एक वास्तविक विलयन है जिससे कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, इसलिए इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता। जो भी आंसर लगाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है ना, किसे चुना गया है। अब देखिए ये सब प्रश्न क्या आपको बताया हुआ है ना, कई लोगों को भरोसा भी नहीं होगा जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एक आपको उदाहरण दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए
क्वेश्चन क्या पूछा गया, और एक बार नहीं, इससे से आपको लगातार 3-4 प्रश्न आपको ग्रुप डी में अभी पूछ लिया गया, ठीक है। और ये हम फर्स्ट दिन ही आपको ये लिस्ट हमको दे दिया था आपको, ठीक है। लगातार वीडियो से तीसरा या चौथा प्रश्न ये पूछा गया है, स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए आपको ये यूट्यूब का ही स्क्रीनशॉट आप इसमें हम लगा दिए ताकि आप लोग को देखें। 4 दिन पहले है ना, 4 दिन एगो 28 दिसंबर का जो है 28 नवंबर का आपको थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवाए थे। उसमें देखिए आप देख सकते हैं मोटिवेट स्टडी चैनल पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, या आपको अच्छे से हमको बताए थे कि देखिए है ना, कलर किया हुआ ये आपको बता देते कि ये कतई जहर प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और यही देखिए आपका आंसर हुआ है क्या, सिमोन वाइल्स है ना। देखिए आपसे पूछा है क्या, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन, मतलब स्पोर्ट्स वुमेन, ठीक है। आपसे क्या पहले पूछा गया था, क्या आपसे पहला दिन जो पूछा गया था ये वाला प्रश्न आया था कि लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, ये वाला आया था। उसी दौरान हम आपको सभी बता दिए थे कि आपको याद रखना है स्पोर्ट्समैन, याद रखना है कौन, मोंडो डुप्लांटिस, ये बताए थे, ये भी पूछ लिया गया है आपको। फिर हम ये बताएं, देखिए आज पूछा गया है ये वाला कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो सिमोन वाइल्स करेक्ट आंसर हुआ था, ठीक है। देखिए आप खुद देख सकते हैं। तो आपको एक बताएं आपको यहाँ पर, क्योंकि स्क्रीनशॉट लगाने में भी टाइम लगता है, इसलिए आपको क्या एक आपको हम बता दें, आप खुद जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ था इसका, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर आंसर लगा लीजिएगा, जो भी लगाए होंगे सिमोन वाइल्स आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अभी और इसमें बाकी है, मालूम आपको 4-5 चीजें इसमें दिया हुआ है, सभी आपसे पूछा जाएगा, एक एक करके ध्यान रखना है ना, सभी हम आपको बता चुके हैं। चलिए वही लिस्ट देखिए एक बार आपको फिर यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन पूछेगा तो कौन है, मोंडो डुप्लांटिस, ये पूछ लिया गया लेकिन रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है ना। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर क्या है, मोंडो डुप्लांटिस यहाँ पर हो जाएगा। और ये क्या स्पोर्ट्स वुमेन ने पूछा है तो सिमोन वाइल्स हो गया, ठीक है। और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर ये 2 बार रिपीट हो चुका है, मालूम रियल मैड्रिड जो है 2 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है अभी इसी आपको ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है। तो टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड को दिया गया है। और क्या कमबैक ऑफ द ईयर पूछेगा तो क्या रेबेका एंड्राडे आंसर लगाना है, क्या कमबैक ऑफ द ईयर लगाए पूछेगा तो रेबेका एंड्राडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पूछे तो क्या है, लामिन यामल हो जाएगा, ब्रेक थ्रू है ना, सब बाकी सब तो सब में रहेगा लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू। तो ऑफ द ईयर किसने, तो लॉमिन यामल को दिया गया, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। अब ये प्रश्न देखिए, ये भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। पिछले एनालिसिस में आपको हम बताए थे बेकिंग सोडा, सभी आपको टॉप 20 सूत्र बता दिए, ठीक है। आपको वो लिस्ट अभी अभी हम दिखाएंगे, वहीं से आपसे प्रश्न ये पूछा गया है। हम आपको बता दिए थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जब नहीं पूछा जाता, हर बार जब भी एग्जाम होगा देख लीजिएगा, अगला साल भी होगा तो वहां भी पूछा जाएगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है, हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा गया है ना, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक NaHCO3 हो गया। तो जो भी लगाए होंगे NaHCO3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। जिसे ना सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है ना, इसे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसे ही कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका क्या आता है, एक होता है बेकिंग सोडा हो गया, एक होता है धोवन सोडा। धोवन सोडा का क्या होता है, Na2 है ना, Na2CO3 10H2O है ना, ये क्या हो गया 10H2O, ये क्या हो गया, धोवन सोडा हो गया, इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और इसे धोवन सोडा या तो बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो इससे भी पूछा जाएगा आपको कि सोडियम कार्बोनेट या तो पूछेगा धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, पिछले बार भी एनटीपीसी में और टेक्नीशियन में पूछा गया था, फिर पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। तो Na2CO3 10H2O आंसर आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका कुछ चीजें क्या है कि यह एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है, इसका उपयोग बेकिंग, सफाई और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। चलिए यहाँ पर फिर बताते हैं आपको टॉप 20 रासायनिक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। फिर एग्जाम में इससे पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। देखिए पानी का पूछे तो सिंपल है, ये H2 हो गया। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछे तो C2H12O6 हो गया, ठीक है। देखिए फॉर्मूला अगर याद रखते हैं, इससे आपसे क्या पूछा जाता है, अनुभार पूछा जाता है, तो वो भी आपसे बन जाता है। जैसे H2O का अनुभार आपसे पूछ लिया जाए तो H2 क्या, हाइड्रोजन, परमाणु संख्या इसका 1 है, द्रव्यमान भी 1 है, तो ये 2 है यानी कि ये 2 हो गया। फिर क्या, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसका अनुभार क्या होगा, 16 हो जाएगा ना। 8 तो परमाणु संख्या है, इसका भार हो जाएगा क्या, 16, तो इसका परमाणु भार कितना हो गया, इस तरह से जोड़ के आप निकाल दीजिएगा, 18 है ना। इस तरफ के भी कुछ भी पूछेगा तो फॉर्मूला याद रखते हैं, आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए ग्लूकोज का सूत्र क्या हो गया, C6H12O6 हो गया। O6 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड से कई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, सभी आपको हम बताते हैं रेगुलर क्लास में। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा किसे कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ होता है, किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ना। और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है ना। आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का सूत्र पूछे NH3 हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का सिंपल पूछे तो क्या हो गया, इसका हो गया साधारण नमक है, और ये क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया, HCl हो गया। पूछेगा मानव आमाशय में पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे HNO3 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसे क्या चूना पत्थर बोलते हैं, इसे संगमरमर बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को। फिर क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपसे एग्जाम में देखिए यही पूछा गया था। सोडियम NaHCO3 आपका करेक्ट आंसर हो गया, इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। मीथेन का फॉर्मूला पूछे CH4 हो गया, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है ना। और बात करें क्या एथेनॉल, एथेनॉल का क्या हो जाएगा, याद रखना है इसको C2H5OH है ना, C2H5OH हो जाएगा, एथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा। अम्ल वर्षा यानी सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, इसका क्या हो गया SO2 हो गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या हो जाएगा H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी है ना, तो इस क्या हो जाता है CaOH2 है ना, ये चूना का पानी, ये क्या है बुझा हुआ चूना है, ठीक है। और बिना बुझे हुए चूना में क्या हो जाएगा CaO हो जाएगा ना, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। नेक्स्ट क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या हो गया KMnO4 है ना, KMnO4 हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। क्लोरीन गैस का क्या हो गया Cl2 हो गया क्लोरीन गैस। ओजोन का फॉर्मूला पूछे क्या हो गया O3 हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा हुआ प्रश्न ध्यान रखना है सभी, है ना। O3 क्या है, ओजोन हो गया, और ऑक्सीजन का होता है O2 होता है ना, और ओजोन में क्या हो गया O3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या आ गया, रेत या तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका क्या होता है SiO2 होता है ना, SiO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित प्रधानमंत्री में किसके साथ बैठक किया था। इस टाइप के आपको प्रश्न पूछा गया था, है ना, क्लियर पूरा नहीं आ पाया, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, खबरों के अनुसार 8 मार्च और 29 मार्च 2025 को दोनों नेताओं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि क्या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है ना BTA यानी कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा भी की। इससे पहले फरवरी 2025 में दोनों की मुलाकात हुई थी। तो आपसे शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने किसके साथ बैठक किया, तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर पूछा होगा कुछ भी तो आप देख सकते हैं। बाकी जो लोग थोड़ा सा भी अगर रहे आपको कुछ याद तो कमेंट में जरूर आप लोग भी बताइए। ग्लूकोज का अनुभार आपसे देखिए पूछा गया, आणविक द्रव्यमान है ना, तो आणविक द्रव्यमान ग्लूकोज का क्या होगा, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला से आपको निकाल देना है, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताया आपको C6H12O6 हो गया, तो C6 यानी कार्बन है ना, कार्बन यहाँ पर कितना 6। अब कार्बन का पहले ध्यान रखना है क्या, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता कितना है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 12, ये है कितनी बार 6 बार है, तो बर्छक क्या होगा 72 हो गया, ठीक है, 6 बार है ये। फिर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, ये है कितना 12 बार, तो यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है। फिर क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या बताए थे, ऑक्सीजन का हो गया 16 है ना, ये कितनी बार है 6 बार है, तो 16 छक 96 हो गया, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, देखिए बरछक 72 है, बरसती 84, ये 84 हो गया, 84 का 4 इसमें दे दीजिए 100 हो गया, और बचिए कितना इधर 80 यानी कि 180 हो जाएगा आंसर। तो 180 जो भी लगाएंगे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है आपका। इस तरह से आप निकाल देते हैं ना, फॉर्मूला याद रखते हैं, इसका आणविक द्रव्यमान निकल जाता है 180 करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है यू जो है परमाणु द्रव्यमान इकाई है, ग्राम प्रति मोल, एक मोल का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, IRDAI द्वारा भारत की पहली निजी यानी कि प्राइवेट पुनर्बीमा कंपनी के रूप में किस कंपनी को मंजूरी दी है, तो इसका करेक्ट आंसर है वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस है ना, वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, सिक्योरिंग ऑफ आवर फ्यूचर, ये समिट जो है नामक शिखर सम्मेलन 2 मार्च 2025 को ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो देखिए ये सिक्योरिंग जो है आवर ऑफ फ्यूचर नामक शिखर सम्मेलन 2 मार्च 2025 को लंदन में आयोजित हुआ था, है ना, जिसका उद्देश्य यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के संबंध में एक शांति योजना तैयार करना। और यह सम्मेलन जो है यूक्रेन पर 2025 लंदन शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ये कहाँ पर, लंदन, जो भी आंसर लगाए हुए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है, विश्व आर्थिक मंच जो होता है द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत के रैंकिंग में कितनी गिरावट आई है, तो देखिए 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत के रैंकिंग में 8 अंकों की गिरावट आई है। तो जो भी 8 लगाएंगे करेक्ट आंसर है ना। 2024 में 63वें स्थान से गिरकर ये कहाँ पहुंच गया, 71वें स्थान पर आ गई है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हुआ, जो भी 8 लगाएं करेक्ट आंसर है। रैंकिंग में गिरावट यानी कि 2024 में 63 था, 2025 में क्या है, ये गिरकर कितना 71वां स्थान हो गया है। अन्य सुधार की बात करेंगे, इस गिरावट के बावजूद भारत ने ऊर्जा दक्षता और निवेश क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है और ऊर्जा के पहुंच के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, सितंबर 2025 में बिहार में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। तो यही आंसर हो गया था, महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो भी लगाएंगे करेक्ट आंसर हो गया ना। ये कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार के 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए थे और कुल 7500 करोड़ रुपये की राशि दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मई 2025 में लॉन्च की गई भारत की उच्च रेजोल्यूशन है ना मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? अब ये देखिए, एनटीपीसी में आपसे पूछा गया था ना, ये आपको 2025 के एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आ गया। ठीक है। 2025 में लॉन्च की गई भारत की उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, मई 2025 में लॉन्च की गई भारत की उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? भारत पूर्वानुमान प्रणाली है ना, BFS। इस प्रणाली को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। तो किसने अपनाया ये भी ध्यान रखना है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अपनाया गया था, ये ध्यान रखना है। और ये इसका जो रिजोल्यूशन कितना काम करता है, तो 6 किलोमीटर का रिजोल्यूशन पर काम करती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन पर ये काम करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इसी का एक्स्ट्रा में क्या, मौसम की भविष्यवाणियों की सटीकता में सुधार करना, जलवायु परिवर्तनों पर वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करना, फिर प्रौद्योगिकी क्या, उच्च उन्नत कंप्यूटेशनल मॉडल और उपग्रह डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है। और इसका महत्व क्या है, चक्रवात और बाढ़ जैसी चरम मौसम स्थितियों की भविष्यवाणी में मदद करती है, जिससे आपदा प्रबंधन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, 2025 में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण ये किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अभी वर्तमान में है, 31 जनवरी 2025 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। तो आंसर क्या हुआ, निर्मला सीतारमण आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। यह रिपोर्ट जो है आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार की जाती है, जिसका नेतृत्व मुख्य आर्थिक सलाहकार किसने, तो वी अनंत नागेश्वरन ने किया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना, क्या वर्तमान में पूछेगा, अभी भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन है, याद रखना है। ठीक है। देखिए, प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करने वाले निर्मला सीतारमण जी है, और तैयार करने वाला क्या, आर्थिक मामलों के विभाग यानी वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार में बी अनंत नागेश्वरन, जिनके मार्गदर्शन में ये सर्वेक्षण तैयार किया था। तो किनके मार्गदर्शन में पूछे, तो अनंत नागेश्वरन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या, कि अगस्त 2025 में भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट की घोषणा किसने किया था? तो किसने किया था, रक्षा मंत्री ने किया था। हाल ही में रक्षा मंत्री ने निजी कंपनियों के सहयोग से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान के विकास के लिए एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी है। इस लड़ाकू जेट विमान का नाम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट रखा गया। क्या, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट रखा गया। तो आंसर क्या हुआ, रक्षा मंत्री करेक्ट आंसर हो गया, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, याला ग्लेशियर जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया है, ये किस देश में स्थित है? तो याला ग्लेशियर किस देश में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए याला ग्लेशियर जो है नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में लेंगटेंग नेशनल पार्क में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये हाल के दशकों में यह काफी सिकुड़ गया है और जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक पूरी तरह से गायब होने का अनुमान है। तो ये नेपाल करेक्ट आंसर हो गया, जो भी नेपाल लगाए आपका करेक्ट आंसर हो गया। इससे मुख्य चीजें और क्या रखना है आपको, देखिए ये कितने ऊंचाई पर स्थित है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये किस पार्क में, तो हिमालय क्षेत्र के लेंगटेंग पार्क में यह स्थित है। अब देखिए, इसी टाइप के सेम आपको प्रश्न आपको हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, जो कि आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा। देखिए 2025 में जो ये देखिए जो है ना, इसी लिस्ट से आपसे प्रश्न भी पूछा गया था। देखिए यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आया था। ठीक है। तो 2025 में चर्चित ग्लेशियर और संबंधित देश, देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा आने वाले शिफ्ट में कि डूम्सडे ग्लेशियर ये कहाँ है, ये अंटार्कटिका में स्थित है। इसके पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ने का खतरा है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डूम्सडे ग्लेशियर, तो क्या लगाना है आंसर, अंटार्कटिका में यह स्थित है। कहाँ, अंटार्कटिका में यह स्थित है। याला ग्लेशियर आपसे पूछ लिया गया, ध्यान रखना रिपीट भी क्वेश्चन होता है, तो नेपाल में यह स्थित है। फिर बात करेंगे क्या, मेरडी ग्लेस, ये कहाँ पर है, तो मेरडी ग्लेस ये फ्रांस के सेमोनिक्स में स्थित है और आकार में स्विट्जरलैंड के एलेक्स ग्लेशियर के बाद दूसरे नंबर पर है और इसका पिघलना भी चर्चा का विषय रहा है। तो यहाँ से पूछा जाएगा मेरडी ग्लेस ये कहाँ, फ्रांस करेक्ट आंसर लगा देना है, फ्रांस के ये सेमोनिक्स में ये स्थित है। फिर बात करें क्या, लेम्बर्ट फिशर ये ग्लेशियर कहाँ पर है, तो अंटार्कटिका में स्थित यह दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है लेम्बर्ट फिशर, यानी कि अंटार्कटिका में दो आ गया। ठीक है, कौन कौन सा है, एक तो डूम्सडे अंटार्कटिका में है और ये आपका लेम्बर्ट वाला भी अंटार्कटिका में ही, ध्यान रखना है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर ये आपको कतई जहर प्रश्न रहेगा आपसे,
पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। गंगोत्री ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड में हिमालय श्रृंखला में स्थित एक ग्लेशियर भी चर्चा में रहा। हालांकि 2025 में इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में नहीं दर्शाया गया था। गंगोत्री ग्लेशियर पूछे तो उत्तराखंड के हिमालय श्रृंखला में स्थित है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्या, इसी तरह आपको सारी चीजें आपको याद रखना है, और टाइम मिले तो इसी टाइप की आपको चीजें भी आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर ये देखिए पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी लगातार रिपीट हो रहा है, आपको हम बता दिए, ये क्वेश्चन भी आपको सब एक्स्ट्रा फैक्ट से बताया हुआ है। पहले दिन आपको ग्रैंड स्लैम जैसे ही पूछा गया था, आपको पूरा चीजें हम यहाँ पर बता दिए थे, और वहीं से देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल फाइनल में जेनिक सीडर ने किस खिलाड़ी को हराया था। तो देखिए किस खिलाड़ी को हराया था, ये वाला आपको लिस्ट हम बता दिए हैं। देखिए पिछले वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए जेनिक किसने कौन किसको हराया था, ये आपको हम बता चुके हैं। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है कितना, 4 होता है। पहला कौन होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन होता है। सभी के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन में पूछेगा क्या, पुरुष एकल और महिला एकल दोनों का एकल वाला याद रखना है। तो जेनिक सिनर जीता था, हराया किसको, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था। किसे, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था, यही आपका आंसर हुआ था। जो भी आंसर लगाए होंगे अलेक्जेंडर ज्वेरेव, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जीता कौन था, तो जेनिक सिनर। अब इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम इसको आपको याद करवाते हैं, ठीक है, तो आपको आसानी से याद रहेगा। देखिए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है 4, इसमें क्या ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होता है। लगातार यही क्रम है, आपका याद रखना है, ठीक है। देखिए पुरुष एकल का जीता कौन, तो जेनिक सिनर जीता है, और दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, वो किसने जीता, कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया। बस यही पुरुष एकल में यही दोनों हम याद रखना है, क्योंकि यही दोनों फिर क्या हुआ, फिर रिपीट हो गया सेम ऐसे ही, है ना, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज, यानी कि जे के और जे के, ठीक है। तो पुरुष एकल वाला आसानी से याद रहेगा आपको। तो बस ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन है, जेनिक सिनर, और फ्रेंच ओपन वाला कार्लोस अल्काराज। फिर आपको आगे बढ़ेंगे तो विंबलडन में फिर जेनिक सिनर आ जाएगा, और यूएस ओपन में कौन आ जाएगा, कार्लोस अल्काराज आ जाएगा, जेके, ठीक है। इस तरह से याद रखना, आपको पुरुष एकल वाला याद हो गया। महिला एकल वाला याद करेंगे तो महिला एकल का जो है शुरू किससे होता है, ऑस्ट्रेलिया से। शुरुआत में क्या करना है, मेडिसिन पहले देना है, ठीक है। तो मेडिसिन की जो होगी स्टार्टिंग वाला, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का कौन जीता है, तो महिला का खिताब मेडिसिन किस जीता है, ठीक है। तो शुरुआत में स्टार्टिंग किससे, मेडिसिन से किया। फिर दूसरा क्या है, कोको गाफ, और तीसरा में कौन जीता, विंबलडन का ईगा स्विटेक, और चौथा जो यूएस ओपन का कितने जीता, आर्जेना सवालेंका जीता है। इसको याद रखना है ऐसे, यूएस सवालेंका है ना। तो यूएस ओपन को कौन जीता है, सवालेंका जीता है, याद रखना है, ठीक है। ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। इससे आपको लगता है 3-4 प्रश्न तो पूछ लिया गया अभी तक जब एग्जाम स्टार्ट हुआ है। आप देखिए आपको ये करवा दिए, पुरुष एकल किसने जीता, जेके, और महिला एकल का क्या, मेडिसिन से शुरू करना है, फिर कोकोगाफ, ईगा स्विटेक और यूएस सवालेंका, ठीक है। तो ये हो गया आपको विजेता। अब बात करते हैं किसने किसको हराया, ठीक है। तो इसमें आपको सभी पूछा जाएगा, क्योंकि मालूम किसने किसको हराया ये वाला पूछा जा चुका है पहले ही, ठीक है, और आज पूछा आपको ये वाला, ठीक है। इसलिए सब याद रख लेना आपको, ठीक है। देखिए आपको आसानी से याद भी करवाते हैं। इसमें देखिए मेन याद करना तो पुरुष एकल वाला पहले करेंगे, ठीक है, फिर महिला एकल वाला करेंगे, आसानी से याद होगा। देखिए पुरुष एकल वाला आपको एक ही याद करना था, यही वाला है ना, जेनिक सिनर किसको हराया था, अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया था, ठीक है। बस यही याद करना था, बाकी सब आसानी से कैसे याद रहेगा। देखिए जीता कौन है आपको याद करवा दिए थे, क्या, जेके पुरुष एकल वाला है, यानी कि जेनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, फिर जेनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज। और जब जीतेगा जेनिक सिनर तो कार्लोस हारेगा, और जब जीतेगा कार्लोस अल्काराज तो जेनिक सिनर हारेगा, ठीक है। ऐसे आपको याद रखेगा, आसानी से याद रहेगा। देखिए आगे बढ़िए, देखिए वही चीजें रहेगा। पुरुष एकल में बात करेंगे, देखिए कार्लोस अल्काराज जीता तो किसे हराएगा, जेनिक सिनर को। दो ही नाम याद रखना है, कार्लोस अल्काराज, जेनिक सिनर, जेके। तो जब जेके जीतेगा तो कार्लोस अल्काराज उप विजेता रहेगा, उसे हराएगा। जैसे यहाँ देखिए विंबलडन में क्या हुआ, कौन जीता, जेनिक सिनर, हराया किसको, कार्लोस अल्काराज को। फिर आएंगे यूएस ओपन में, जीता कौन, लास्ट वाला कार्लोस अल्काराज, तो हराएगा किसको, जेनिक सिनर को, ठीक है। बस यही एक फर्स्ट वाला याद करना था, बाकी तीनों में क्या, कार्लोस अल्काराज, जेनिक सिनर याद रखना है, जीतने वाला याद रखना है आपको, फिर हारने वाला कौन हो जाएगा, उसका दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा नाम। तो इस तरह से पुरुष एकल वाला हो गया। महिला एकल की याद कर लेते हैं। तो महिला एकल में पहला कौन जीता, मेडिसिन से शुरुआत किए थे, तो मेडिसिन जीता है, हराया किसको, आर्यना सवालेंका को हराया था। किसे, आर्यना सवालेंका को हराया था। फिर बात करें क्या, कोकोगाफ, है ना, दूसरा कौन जीता था, कोकोगाफ, ये भी हराया था किसको, आर्यना सवालेंका को। यानी कि पहला दो जो है, दो उप विजेता, यानी कि दोनों जो है, पहला ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन वाला किसको हराया, आर्जेना सवालेंका को, और ये भी किसको हराया, आर्जेना सवालेंका को। तो ये आसानी से याद हो गया, दो फर्स्ट वाला। अब देखिए संयोग से याद करने के लिए आसान है क्या, नीचे वाला भी दो सेम है। जैसे यहाँ देखिए महिला एकल का किसे हराया था, तो ये जो ईगा स्विटेक जीता है, ये हराया किसको, अनिसी मोवा को हराया, ठीक है। और यहाँ भी देखिए आर्जेना सवालेंका जो जीता, यूएस सवालेंका, ऐसे याद करवाए थे आपको, यूएस सवालेंका, ये किसको हराया, यही इसी को हराया ना, अनिसी मोवा। यानी कि दो ही नाम याद रखना है, सवालेंका और मोवा, है ना। जैसे ऊपर में दोनों में उप विजेता कौन रहा, सवालेंका और सवालेंका, है ना,
सवालेंका सवालेंका उपविजेता रहा दोनों में, और नीचे वाला 2 में कौन सा है, तो सिमोवा सिमोवा, ठीक है। तो इस तरह से एक बार आप खुद से देख लीजिएगा, आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस घटना के जवाब में शुरू किया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा ये चलाया था किसमें, तो देखिए ये म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के जवाब में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, ठीक है। तो म्यांमार में आए भूकंप से लोगों की सहायता करने के लिए जो भी आप लगाएंगे आंसर म्यांमार वाला करेक्ट आंसर आपका हो गया, ठीक है। इसी तरह कुछ आपको ऑपरेशन याद कर लेना है खुद से पढ़ के, ठीक है। जैसे ऑपरेशन अभी सिंदूर चलाया गया था, पहलगांव हमला के विरोध में चलाया गया था। ऑपरेशन महादेव वो आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया गया था, है ना, ये पहलगांव हमला के विरोध में ही चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन शिवा पूछेगा तो ऑपरेशन शिवा हो जाएगा कौन सा, तो अमरनाथ में यात्रियों की सेवा के लिए वो मदद के लिए चलाया गया था ऑपरेशन शिवा। इस टाइप से कुछ भी जो है आपको याद कर लेना है कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा गया था कि भारत में लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है। तो लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है, नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को उजागर करें। नागरिकों को सशक्त बनाए भ्रष्टाचार को उजागर करें, ये जो भी लगाएंगे आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और ये 2 प्रश्न जो है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। रो का आदर्श वाक्य पूछेगा तो क्या होता है, रो क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना। और इसमें रो का पूछेगा आदर्श वाक्य क्या है, तो धर्मो रक्षति रक्षिता, क्या है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि जिसका अर्थ क्या है कि धर्म रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, मतलब धर्म आपकी तभी रक्षा करेगा जब आप उसकी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो ये धर्मो रक्षति रक्षति रक्षिता, ये हो गया किसका, रो का आदर्श वाक्य हो गया। ये आपसे पूछा जाता है भारत के सुप्रीम कोर्ट का, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, तो यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय, यानी कि जहां धर्म है वहां विजय है। ये किसका, सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा गया था सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ये आपको बहुत अच्छे से याद करवा दिए, जो लोग रेगुलर इस यूट्यूब चैनल पर बने हैं वो आसानी से इसका आंसर लगा के आए थे। देखिए कैसे आपको बताते हैं, कैसे याद करवाए, 4 चीजें यहाँ पर हम आपको याद करवाए थे, क्या क्या मालूम। देखिए एक होता है क्या, शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन ये कब हुआ था, 1945 में हुआ था, ठीक है। और एक होता है शिमला समझौता, ये कब हुआ था, 1972 में हुआ था। इसको अच्छे से याद कैसे करवाए थे, देखिए शिमला सम्मेलन और शिमला समझौता में आपको कभी कंफ्यूजन ना हो तो ऐसे याद करना है कैसे, देखिए शिमला सम्मेलन, सम्मेलन लो वाला आएगा 45, है ना, और शिमला समझौता 72, समझौता 72, और शिमला सम्मेलन वॉइस देखिए, शिमला सम्मेलन लो आ रहा है ना तो 45, है ना, और शिमला समझौता कंफ्यूजन ना हो तो समझौता 1972, ठीक है। इसी तरह आपको याद करवाए थे क्या, पंचशील समझौता कब हुआ था, पंचशील कब हुआ था, तो देखिए पंचशील 1954 में हुआ था। याद कैसे रखना है, पंचशील आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे पंचशील, तो क्या रहा है, पो से 5 और चो से 4, है ना, पंचशील, कंफ्यूजन किसी में नहीं हुआ और आसानी से डायरेक्ट दिमाग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। पंचशील समझौता तो 5 और 4 वाला होगा, ठीक है। सब तो देखिए सब तो 1900 है, लेकिन पंचशील जो है ये क्या हो जाएगा, 5 और 4 वाला, ठीक है, 1954 हो जाएगा, ठीक है। और सिंधु 60, सिंधु 60 ऐसे याद करवाते हैं, सिंधु 60 है ना, तो 60 जो भी लगाओगे आंसर हो गया। तो ये चारों आपको अति महत्वपूर्ण है, आसानी से याद, एक बार आप दिमाग में रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। शिमला सम्मेलन 45, शिमला समझौता 72, और पंचशील 5 4 वाला 1954, सिंधु 60, सिंधु 60 है ना, सिंधु समझौता कब हुआ तो 1960 में हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपको याद करवा दिए थे, तो आंसर जो भी लगाएंगे 1960 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या, सिंधु जल समझौता जो है ये काफी चर्चे में रहा था, पहलगांव हमले के बाद ही, है ना, सिंधु जल को ही क्या हुआ था, बंद कर दिया था भारत द्वारा, ठीक है। जिस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन, यऊब खान ने कराची में हस्ताक्षर किया था, है ना। तो किसने हस्ताक्षर किया था ये भी ध्यान रखना है, तो जवाहरलाल नेहरू और यऊब खान था। और यह संधि जो है विश्व बैंक की मध्यस्थता से किया गया था, और सिंधु नदी प्रणाली के पानी के उपयोग के संबंध में भारत और पाकिस्तान के अधिकारों और दायित्वों की निर्धारण करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, खेल मंत्रालय ने जून 2025 में राष्ट्रीय शिविर में चुने गए सीनियर पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों के प्रति माह कितने रुपए का आउट ऑफ पॉकेट, क्या आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस तय किया था। तो आउट ऑफ पॉकेट जो है अलाउंस तय किया कितना, यहाँ पर देख सकते हैं, खेल मंत्रालय ने जून 2025 में सीनियर पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय शिविर के दौरान 25,000 प्रति माह का आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस तय किया गया था। तो जो भी आंसर लगाओगे 25,000 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यह राशि जो है हॉकी इंडिया के अनुरोध के बाद मंजूरी की गई है, जिसमें कुल 80 खिलाड़ियों को 40 पुरुष और 40 महिला को लाभ हुआ था। तो याद रखना है, पूछेगा इस योजना के तहत कितने खिलाड़ियों को लाभ हुआ है, तो 80 लोगों को लाभ हुआ है, याद रखना है, 40 पुरुष और 40 महिलाओं को लाभ हुआ है, ठीक है। अलाउंस 25,000 प्रति माह, और चयनित खिलाड़ी जो राष्ट्रीय शिविर में चुने गए सीनियर पुरुष और हॉकी खिलाड़ी महिला इसमें शामिल है। कुल 80 खिलाड़ी है, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा, खेल मंत्रालय के द्वारा
दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये नीदरलैंड के हेग में हुआ था, नीदरलैंड के हेग में हुआ था, याद रखना है। और करंट अफेयर की क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर आपको करंट अफेयर और साइंस के प्रश्न पूछा जा रहा है। एक प्रश्न आपका था सिंधु, जो वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए आपको स्टैटिक जीके में पूछा गया था। देखिए, नाटो का नवीनतम सदस्य अगर आप पूछे तो कौन है, स्वीडन है। कौन है, स्वीडन है, यानी कि नाटो का 32वां देश पूछेगा कौन सा है, तो स्वीडन है, याद रखना है ना। नाटो का मुख्यालय क्या, ब्रुसेल से नाटो की स्थापना हालांकि 1949 में हुआ था, लेकिन ये सब जीके अभी पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए, और बात करते हैं क्या, GHCI का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। GHCI इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म ये वाला जो लगाए होंगे वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, अप्रैल 2025 में शुरू की गई भारत की ग्रीन हाइड्रोजन परमाणन योजना है ना, क्या है, GHCI ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित और मानवीकृत करने के लिए बढ़ावा के लिए एक ढांचा प्रदान करती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूने का पानी जो होता है दुधिया क्यों हो जाता है, तो देखिए, चूने का पानी का दुधिया होना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से गुजरती है, तो यह एक सफेद और घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनाती है, जिससे पानी दुधिया दिखाई देने लगता है। तो कौन सा अवक्षेप बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना का पत्थर या तो इसे कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का सूत्र यही होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया आपका जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है CaOH का होल 2 और C कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल इसका निकलता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड या सांस जो है, जब सांस छोड़ी जाती है तो हवा में मौजूद होती है, चूने के पानी को दुधिया कर देता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे, यह अभिक्रिया के दौरान बनने वाला सफेद ठोस पदार्थ है जो पानी में घुलता नहीं है और दुधियापन का कारण बनता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बता दिए। इसको आप देख कर जाइएगा, जिनका एग्जाम बाकी है, आप निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और इसी टाइप को जैसे हम बताएं उसी तरह आपको चीजें पढ़ना है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। देखिए, ज्यादा आपको प्रश्न पूछा जा रहा है साइंस से, साइंस में अगर आप देखेंगे तो उत्तक से प्रश्न आ रहा है, ठीक है। जैसे प्रजनन तंत्र से प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू या तो जंतु का है, वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको अगर देखा जाए तो आपको बायोलॉजी में कोशिका से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रश्न है, और रसायन केमिस्ट्री में आपको रसायन फॉर्मूला से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको देख लेना है। बाकी जो प्रश्न देखें तो किस किस टाइप का प्रश्न है आप खुद देख सकते हैं, और उस टाइप की चीज़ें आपको याद करना है और उस टाइप की चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर में आपको पुरस्कार एवं सम्मान से आपको एक वीडियो बना दिए, हर दिन प्रश्न पूछा जा रहा है, उससे आप जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पढ़िए, ठीक है। पुरस्कार और सम्मान से लगातार प्रश्न रिपीट भी हो रहा है, सभी पुरस्कार उसमें शामिल है, ठीक है। लॉरियर बर्ड्स हो गया, चाहे अर्जुन पुरस्कार हो गया, चाहे जो भी पुरस्कार है इसमें सब उसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से तीसरा समाप्त हुआ था, और इसमें सेकंड शिफ्ट का प्रश्न यहाँ पर ये है, आपको पूरा डिटेल में हम बता चुके हैं सेकंड शिफ्ट का, और फर्स्ट शिफ्ट का भी इसमें है। तो आपको इसमें अभी अब बताएंगे तो आप क्या टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप लोग जो नहीं देखें वो देख लीजिएगा। बाकी जो डिटेल देखना चाहते हैं तो वीडियो यूट्यूब पर क्या दोनों आपको फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का पूरा डिटेल डिस्कशन करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां जाकर आप देख सकते हैं खुद, है ना। पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको लड़ेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पर PDF है, खुद भी आप पढ़िए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आपको PDF और देख लीजिएगा, PDF से आप मिला लीजिएगा, आंसर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज का जो एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।